टैली पर एक बार नजर डालिए। 243 विधानसभा सीटों वाली बिहार में 207 सीटों पर बढ़त बनाए हुए एनडीए, यानी बहुमत का जो आंकड़ा है 122 का, उसको कहीं पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ चुका है एनडीए। और अब तेजस्वी प्लस यानी महागठबंधन की जो हालत है वो भी तस्वीरों में आपके सामने क्लियर हो चुकी है। महज 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं तेजस्वी यादव, खुद अपनी राघोपुर सीट से अभी पिछड़े हुए हैं। नतीजों में अब तक जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 2010 के नतीजों से भी बेहतर परफॉर्म करते हुए एनडीए गठबंधन यहां पर नजर आ रहा है। और जो तस्वीर है उसमें वीआईपी सीट्स का भी हाल जान लीजिए। देखिए, राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, सतीश कुमार बीजेपी के आगे चल रहे हैं। वीआईपी सीट्स का ही हाल आप आगे भी जानिए। सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं तारापुर सीट से और अरुण कुमार आरजेडी के पीछे चल रहे हैं। तो ये जोरदार टक्कर देखने को मिली इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, जिसमें विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के दूसरे डिप्टी सीएम वो लखीसराय से आगे चल रहे हैं और वहीं अमरेश कुमार कांग्रेस के पीछे। तो कांग्रेस की तो जो परफॉर्मेंस है उस पर क्या ही कहा जाए, 1 या 2 पर वो बढ़त बनाए हुए। अभी कुछ देर पहले ही मैं टैली बता रही थी कि 1 ही सीट है जिस पर वो आगे चल रहे हैं, एक बार फिर से वो आंकड़ा बदला है, 2 पर उन्होंने बढ़त बना ली है। सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का टाइम तो है ही, लेकिन इससे पहले अभी हम सुन रहे थे संबित पात्रा को, वो जिस तरीके से हमलावर थे। और उसके अलावा भी खुद शकील अहमद कांग्रेस छोड़ चुके लेकिन दिग्गज नेता रहे कांग्रेस के एक समय पर बिहार के, वो कह रहे हैं कि अब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कांग्रेस के अंदर भी, क्योंकि चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता। नहीं, देखिए, ये बात बहुत लोग बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जिम्मेदारी कौन, क्योंकि आप बार बार जब चुनाव हारते हो ना, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं। आप हरियाणा हारे, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हरियाणा क्यों हारे। अब आपने 11 महीने बाद, 1 साल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वोट चोरी हुई है, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं वो इस बात पे ज़्यादा सहमत नहीं है, क्योंकि आप 22,000 वोट से पूरा प्रदेश हार गए हो। हर स्टेट आप हारते जा रहे हो। महाराष्ट्र हारे, किसने कहा कि हम हमारे कारण हारे हो? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए, ये बात सही है आपकी। दूसरा क्या है, इन्होंने बात की ओबीसी की, कास्ट सेंसस की बात करते थे, लेकिन इस चुनाव में इन्होंने बात की ईबीसी की। इनको लगा कि हम जो ईबीसी, जो नीतीश जी का वोट है, उसको हम तोड़ लेंगे। ये नहीं समझते हैं कि ईबीसी वोट जो है वो यादव के साथ जा ही नहीं सकता। इनको बैकग्राउंड नहीं पता, होमवर्क ठीक तरीके से नहीं किया। स्ट्रैटेजी जो बनाने वाले लोग हैं ना, वो मैंने कहा ना कि वो बंद कमरों के, ड्राइंग रूम के, कैम्ब्रिज के, ऑक्सफोर्ड के लोग हैं। उनको गांव की राजनीति का हिसाब नहीं है कि ये गांव की जब सरपंच का चुनाव होता है तो वो कैसे होता है, उसमें कौन कौन से मुद्दे होते हैं, ज़िले में क्या होता है, राज्य में क्या होता है, ब्लॉक में क्या होता है। तो इस कारण से, और दूसरा क्या, लीडरशिप के पास कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक है। अगर आप दिन में 3 लोगों से मिलोगे और आप उन्हीं की बातें सुनोगे तो वो सब आपको अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि आप इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि आप पीएम बनने वाले हैं, आप इतने लोकप्रिय हैं कि आप सीएम बनने वाले हैं, लेकिन जनता के बीच में आप क्या हो ये आपको पता ही नहीं है। तो ये जो कुछ राज्यों के परिणाम हैं, इंक्लूडिंग बिहार, इनसे आपको चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए। अगर आप युद्ध में होते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो आप 2 कदम पीछे आइए, 2 कदम आगे जाइए, कुछ तो चेंज करेंगे ना। लेकिन ये लोग 20 साल से सेम स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है। तो स्ट्रैटेजी में बदलाव की जरूरत है, इस बात पर जोर लगातार दिया जा रहा है। दिबांग, यहाँ पर और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े, मैं उनका रुख करूं। उससे पहले आप शकील अहमद को सुन रहे थे, वो कह रहे थे जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। जिम्मेदार पदों पर बैठे जो लोग हैं, जब तक उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी, नतीजों में कोई उलटफेर होगा नहीं। बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है इस बार। अगर मैं बात करूं महागठबंधन में, कांग्रेस बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करते हुए वीआईपी का तो खाता तक नहीं खुला है, लेफ्ट का भी वही हाल। जी हाँ, बिल्कुल। आप ये देख लीजिए कि ओवैसी की पार्टी है वो कांग्रेस के डबल है, तो ये हालत है। पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई ऐसा मंथन होता है। अगर आप देखिए लगातार, ये तो बिहार का चुनाव है, अगर केंद्र के चुनाव, लोकसभा के चुनाव भी देख लीजिए, कोई मंथन होता नहीं है। ये रात गई बात गई वाला सीन है। बिल्कुल वही सीन है। बाकायदा कमेटियां बनती हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स का कभी चर्चा नहीं होती, कभी एक इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये हालत बनी रहेगी। जो मैंने पहले कहा, मैंने इसको ट्वीट भी कर दिया था, तो बहुत लोग मेरे पीछे पड़ गए कि आपने क्यों उनको कहा कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। भाई, अगर आप नहीं दिखाई दे रहे हैं फील्ड पर, ऐसी जगह पर जहां पर आपको जीतना है, एक सहयोगी आपका लड़ रहा है, आप दिखाई दीजिए ना, कम से कम उसके साथ सहयोग करते हुए दिखाई दीजिए। तो अगर आप वो नहीं करते हैं तो मुश्किल होती है। आप एक ऐसे मुद्दे की बात कर रहे हैं, हमने देखा सार्वजनिक रूप से आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी आपके कान में बोल रहे हैं, सुनाई भी दे रहा है कि सर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पर बोलिए, अनएम्प्लॉयमेंट पर बोलिए। तो
अगर आप ये देखिए कि तालमेल की इतनी कमी है इनके सहयोगियों के साथ कि सभा के दौरान, भाषण के दौरान आपका जो बड़ा सहयोगी है राज्य में, वो आपको कहता है कि इस मुद्दे पर बोलिए, आपको उनकी जानकारी नहीं है, ध्यान नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से आश्चर्यजनक परिणाम नहीं है। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो इनको बड़ी मुश्किल होने वाली है, आगे वाले दिनों में और भी मुश्किल होगी। हाँ। अब देखिए, अगर अब थोड़ी देर पहले 2 सीटें थी, अब 1 सीट थी, अब 2 वापस 2 पर आ गए। बस यही एक इनका प्लस पॉइंट है, या तो +1 हो जा रहे हैं या -1 हो जा रहे हैं, दैट्स इट। जी, किशनगंज की सीट पक्की लग रही है। बीच में वो भागलपुर में आ गए थे, अब मनिहारी में आ गए हैं, पर बहुत कम लीड है और काफ़ी अभी काउंटिंग बाकी है, तो ये भी जा सकती है सीट। ठीक है। मेरे साथ और भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ज़फ़र इस्लाम साहब बीजेपी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ज़फ़र इस्लाम साहब, पहले तो शुभकामनाएं ले लीजिए, क्योंकि 11 तारीख को एग्जिट पोल के वक्त जब आप मेरे साथ जुड़े हुए थे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से एकदम लबरेज थे आप, और कह रहे थे कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं नतीजे भी वही होंगे, और आपकी बात सही साबित हुई। देखिए, ज़मीन पर अगर जो लोग देखते हैं तो जो रुझान दिखता है ज़मीन पर भी, आज ठीक है टीवी पे जो रिज़ल्ट आया है, लेकिन जो लोगों के बीच में जाते हैं उनको पता चल जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है कि प्रो इनकम्बेंसी है, या फिर किस लीडर के लिए जो बहुत उत्साह है। तो दिखता है कि वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत उत्साह, पूरे बिहार में जहाँ जाइए एक बड़ा उत्साह रहता था लोग, जनता के बीच में, और वो उनकी जो लोकप्रियता है वो दिखती थी आम आदमी के बीच में। जो एक आम नागरिक जो है वो उसके बीच में अगर आप जाइए तो उसको पता चलता था कि लोकप्रियता है। वही लोग विकास चाहते हैं, वो जंगल राज जो लोग कहते हैं जंगल राज हमने देखा है, खुद देखा, और आगे वाली पीढ़ी को ही बताते हैं कि जंगल राज में जिस तरह से लोगों का के साथ व्यवहार किया गया है आरजेडी के द्वारा, वो सबको याद है। और ये समय है जहाँ पर जनता में समर्पित होकर जनता में लोग मिलके जनता के लिए काम कर रहे हैं, और ख़ास के नीतीश बाबू के बारे में, सुशासन के बारे में लोग जानते हैं कि सुशासन बाबू के नाम से जाते हैं, विकास पुरुष के नाम से आदरणीय प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। तो एनडीए का पूरा कुंभा जो है उस बात से लबरेज था कि लोगों के लिए काम करता है, लोगों के लिए हम समर्पित होकर काम करते हैं। हाँ। और उसका ही जो है फायदा हुआ कि जो विश्वास था, लोगों का आशीर्वाद भी उस आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी को मिला। तो नीतीश तय है ना, ये भी क्लियर कर दीजिए। अब आप बधाई शुभकामनाएं ले चुके हैं, मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार ही बैठेंगे, वही शपथ लेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब देखिए, वक्त के साथ साथ आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है, हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। वक्त के साथ साथ आप लोगों को भी कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। तो हमारा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए ना। मैं इतना कह सकता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है बहुत साफ लफ्जों में कि न सीएम का पद खाली है न पीएम का पद खाली है। तो इससे ज़्यादा आपको क्या कहा जा सकता है कि कोई पद ही खाली नहीं है, और इस प्रचंड बहुमत के बाद लोगों का विश्वास जो प्राप्त है वो आपके सामने है। अच्छा, मुझे ये समझाइए कि सिर्फ इस एक लाइन को दोहराने में आज बीजेपी के जितने नेता आज हमारे यहाँ एबीपी न्यूज़ पर आए हैं सुबह से, मैं 3 के तो नाम गिना सकती हूँ, तीसरे आप हैं, कोई भी एक लाइन में ये क्यों नहीं बोल रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं, वो इस तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं? देखिए, उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, वो इसलिए आप कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन क्या है, एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, और प्रोसेस जो है वो फॉलो करने का बात है कि वो हमारे यहाँ किसी भी, चाहे अभी चंद्रबाबू नायडू जी बने थे चीफ मिनिस्टर, तो भी हमारे जो सबसे बड़ी जो हमारे जो ये है कमेटी है, जो उसमें डिसीजन लिया गया, उसके बाद उनको कन्वे किया गया कि आप ही मुख्यमंत्री। तो ये हमारा प्रोसेस है, हमारी पार्टी के जो सबसे ठीक है, आप लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे, लेकिन मैं ठीक है, मैं अनिल यादव का रुख करना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। अनिल जी, इट्स टाइम टू सेल्फ रिफ्लेक्ट। ये तो आप भी मानेंगे कि इतने खराब परफॉर्मेंस की उम्मीद आप लोगों ने नहीं की होगी। पिछले चुनाव में कहा आप लोग 19 पर थे, इस बार 2 पर हैं, उसमें भी +-1 अभी तक मैं देखती आ रही हूँ। कहा तो आप लोग नीतीश चाचा को अलविदा कह रहे थे, लेकिन यहाँ तो वो साबित करते हुए नजर आ रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। प्रतिमा जी, नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। मैं समझता हूं कि देखिए, जब चुनाव की बात होती है तो राजनीति में हार जीत चलती है, और लोकतंत्र का एक हिस्सा है कि कोई पार्टी जीतती है, कोई हारती है।
लेकिन जहां तक इस चुनाव की बात है तो मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस का खराब परफॉर्म करना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए दुखदायी हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग का खराब प्रदर्शन करना लोकतंत्र के लिए दुखदायी है और तो और देश के लिए दुखदायी है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से ऐसी ऐसी योजनाएं आई कि 10,000 रुपए चुनाव के बीच में दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग आंख पे पट्टी बांधकर बैठ गया। तो ये जो जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, पूरी तरीके से चुनाव आयोग की जीत है। दुख इस बात का है कि देश ने देखा, सब लोगों ने देखा और इस रिजल्ट पे भारतीय जनता पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं है। ये तो आपका चुराया हुआ मतादेश, जनादेश है। अभी मैं बहुत सारे विश्लेषकों की बात सुन रहा था। चुराया हुआ जनादेश कहा क्या आपने? अगर मैंने ठीक सुना है तो आपने कहा चुराया हुआ जनादेश। जी, चुराया हुआ, बिल्कुल मैं कोई एक वर्ड भी मिन्स नहीं करना चाहूंगा पूरी तरीके से। और मैं भावनाओं में ये बात नहीं कह रहा हूँ। आप पिछले चुनाव को देखिए, पिछले चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कुछ चंद वोटों का अंतर था हार और जीत का। सीट की बात की जाए तो 55 सीटें ऐसी थी जहां पे 5,000 से कम का डिफरेंस था। फिर आप इसको समझिए कि फिर एसआईआर होता है जिसमें 40 लाख से ज्यादा वोट काटे गए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कम मार्जिन से जीत हार जहां पर हो रही है वहां धांधली हो रही है। ऐसे तो फिर पिछला आपको कितना इतिहास खंगालना पड़ेगा जहां बहुत कम मार्जिन से जीत हार तय हुई है। प्रतिमा जी, धांधली की डेफिनेशन क्या है? धांधली की अलग अलग डेफिनेशन। जहां पर इन लोगों ने, ये पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने सारे गलत काम इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिए। आपको याद, और आप राजनीति को बहुत समय से देख रही हैं, यदि कोई व्यक्ति चुनाव में पैसा बांटता हुआ पकड़ा जाता था तो मीडिया भी उसकी निंदा करती थी और चुनाव आयोग उसका पर्चा कैंसिल कर देता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से जो पार्टी सरकार में है वो मतलब लीगल तरीके से पैसा बांट रही है और चुनाव आयोग भी चुप है, मीडिया भी चुप है। तो अब आप ये बताइए कि जब इलीगल काम को लीगल तरीके से किया जाएगा तो कोई क्या करेगा? ठीक है, आपके आरोपों पर मैं जवाब भी ले लेती हूँ। संजय कुमार जी मेरे साथ मौजूद भी हैं। साफ तौर पर आप लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है। आपके प्रतिद्वंदी लगातार कह रहे हैं कि अगर ये 10,000 रुपए की सरकारी घूस आप लोगों ने नहीं दी होती तो शायद नतीजे कुछ और होते। और इसमें चुनाव आयोग पर भी सीधे सीधे सवाल है, आप लोगों पर भी सीधे सीधे सवाल। देखिए, ये अपनी कमज़ोरी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। सेल्फ रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं कहीं भी किसी के बात में। जब से मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ या चैनल पे भी बैठा, ये अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन की हमारे एंड पे क्या क्या कमी थी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। कहीं से भी मानने को तैयार नहीं है कि राहुल जी का क्या योगदान रहा इस इलेक्शन में। कांग्रेस नहीं मानने को तैयार है, आरजेडी वाले ये मानने को तैयार नहीं है कि महागठबंधन में जितने चीज़ों में लेट देरी हुई, और वहीं पे आप देखें तो एनडीए जो है काफ़ी बढ़त ले चुकी थी। आपको याद होगा, चाहे वो सीट के बंटवारा का था, चाहे वो चुनाव प्रचार का था, सब चीज़ में था। तो अपने कमजोरी को नहीं मानकर ये हमारे ऊपर बार बार एक ही बात को ला रहे हैं। जहाँ तक बात है सरकारी घूस की, वो बिल्कुल समय से पहले किया हुआ काम था और उसमें कहीं से भी कोई ऐसा उल्लंघन नहीं किया गया है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। वो जिस चीज़ का हवाला दे रहे हैं, मैं वो भी क्लैरिटी दे दूं। वो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो आप लोगों ने तब दी है जब दूसरे चरण का चुनाव होना था, उससे ठीक पहले। उसको वो कह रहे हैं कि उल्लंघन। हाँ, लेकिन वो उल्लंघन तो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट तो वो इलेक्शन कमीशन तय करेगी ना। और वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो पहले तय हुआ कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है कैबिनेट का, बिहार सरकार के कैबिनेट का, और उसको अगर दिया जा रहा है तो वो अंडर द लॉ दिया जा रहा है। ऐसा कुछ थोड़ी ना कि कानून तोड़ के हम दे रहे हैं। ठीक है राजकुमार जी, मैं चाहूंगी कि आप इस पर जवाब दे दें। जो आरोप आपके सहयोगी लगा रहे हैं, परफॉर्मेंस उनका बहुत खराब है, लेकिन आप लोगों ने भी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया। मैं अनिल जी आपके पास आऊंगी। राजकुमार जी यहाँ पर सीधे तौर पर कह रहे हैं किसी तरीके का उल्लंघन नहीं हुआ है। आप लोगों को अब मंथन करने की जरूरत है कि चूक कहाँ हुई, बजाय इसके कि आप लोग फिर से ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़े या फिर जिन्होंने सरकार अब तय है कि जिनकी सरकार बनने वाली है उन पर फोड़े। आचार संहिता का रूल है और उस नियम के तहत मैं कह रहा हूँ, और ये तो रूल का सर्वे करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उस पर तब इस तरह की बातें बोलना चाहिए। आचार संहिता के खिलाफ है वह। दूसरी बात, देखिए अभी चुनाव का जो भी रिजल्ट आया, जो भी परिणाम आ रहा है, उसका हम समीक्षा करेंगे। हम एक अच्छी सोच के साथ बिहार के चुनाव में गए थे। हम बेरोजगारी खत्म करना चाहते थे, हम पलायन रोकना चाहते थे। देखिए ई श्रम के पोर्टल पर, भारत सरकार का ई श्रम पोर्टल है, 3 से 4 करोड़ लोग जो है बिहार से बाहर पलायन करके गए, मजदूरी करने गए। तो क्या वह खुश होकर बाहर मजदूरी करने जाते हैं अपने घर बार परिवार को छोड़कर?
ये 20 सालों में ये क्यों नहीं दूर किए? ये चाहते तो अच्छे अच्छे कार्य कर सकते थे, उद्योग वहां लगाया जा सकता था। मोतिहारी चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि हम शुरू करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। नहीं, जिसका जिक्र आप नहीं कर रहे हैं लगा ना, पाए। जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मैं उससे 100% अग्री करती हूँ कि उद्योग के मामले में काम जितना होना चाहिए था नहीं हुआ है। पलायन को रोकने के लिए जितनी मेहनत की जानी चाहिए थी वो सरकारों ने उसे निगलेक्ट किया है। मैं खुद मानती हूँ, मैंने खुद ग्राउंड मैं मान रही हूँ, पर आपकी ही इन बातों पर जो आप मान रहे हैं कि मुद्दे, मेरी बात सुनिए ना, ये मुद्दे आपने तो उठाए ना, आपके दल ने तो उठाए, तो फिर ये काम क्यों नहीं किए? मैं कह रहा हूँ उस मुद्दे पर हम चुनाव में गए थे, हम रोजगार की बात कर रहे थे, हम कलम की बात कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे थे, एजुकेशन हब बनाने की बात कर रहे थे, हम एक ऐसा नया बिहार बनाने जा रहे थे। एक मॉडल था पूरा हमारा, हमने बहुत रिसर्च करके, अनुसंधान करके, उस पर जगह जगह जाकर रिसर्च किया था। तो सवाल मेरा वही है, फिर चूक कहाँ हुई? चूक कहाँ हुई? कमी कहाँ रह गई? नहीं, कमियां मैं तो वही कहा कि जब रेवड़ी कल्चर प्रधान हो जाएगा, तुरंत आम जनता को कुछ चाहिए, प्लानिंग नहीं चाहिए, भविष्य के उन्मुख योजनाएं नहीं चाहिए। आज का जो समय है, उत्तर आधुनिकता का जो समय है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म का समय है, उस समय जो व्यक्ति का प्रकृति एक बदल चुका है, उस प्रकृति का हिस्सा लोग। देखिए, मेरी निजी राय जानना चाहेंगे तो रेवड़ी कल्चर के फेवर में मैं ना पहले थी ना कभी आगे रहूंगी, लेकिन ये बात आप तब कह रहे हैं जब आप चुनाव हार गए। अदरवाइज आप लोगों ने भी इस तरीके के लोक लुभावन वादे किए थे। सरकार अगर आपकी बन जाती तो जनवरी के महीने में 30,000 एकमुश्त देने का वादा आप लोगों ने भी किया था ना, हर घर को सरकारी नौकरी देने का वादा आप लोगों ने भी किया था ना, तो वो फिर मुफ्त की रेवड़ी नहीं होती है, लेकिन जब दूसरा कर दे तो वो मुफ्त की रेवड़ी है, ऐसा क्यों? मैंने देखिए 15 जब आपको याद होगा 2014 में 2 करोड़ नौकरी के वादा किए गए थे, 15-15 लाख रुपया देने की बात की गई थी। अब 2014 पे मत जाइए, अब आज के चुनाव की बात कीजिए। प्रतिमा जी, 2020 के चुनाव में हमने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे। आप देखिए पूरे कार्यकाल को, नीतीश सरकार को देख लीजिए, 5 लाख नौकरी नहीं दे पाया। और जब 17 महीने की सरकार बनी थी, तेजस्वी जब मुख्यमंत्री थे, तो उसी समय 10 लाख नौकरियां दी गई थी। ये तो हमने जो वायदे किए उसको पूरा किया था। किसी भी चीज को प्रमाणित करने के लिए क्या जरूरी होता है? उसका जरूरी होता है कि जो पिछला वादा है अगर वो पूरा किया है तो भविष्य में जो वादे किया जा रहा है उसको भी पूरा करेगा। तो हम तो जो वायदे कर रहे थे वो पूरा रिसर्च बेस्ड था, हमने उस पर मूल्यांकन किया था, विमर्श किया था, बहुत विद्वानों से पूछा था, एक बहुत गहन परीक्षण किया था, और बिहार को हम बदलने वाले थे। ये ठीक है, रेवड़ी कल्चर है, मुद्दे पर जनता नहीं गई। एक रेवड़ी कल्चर के ऊपर आम जनता जो अंतर्निहित होती है, पोस्टमॉर्टम का जो प्रकृति होता है व्यक्ति का, उसके अनुकूल व्यक्ति बदल जाता है। ठीक है, तो सोचना पड़ेगा, आगे चलकर हम समीक्षा करेंगे इस पर। हाँ, समीक्षा करने का ही वक्त है, उसको दूर करेंगे। समीक्षा करने का वक्त है, क्योंकि अगर आप लोग ये मान रहे हैं कि ग्राउंड पर आप लोगों ने मेहनत की और सही और जरूरी मुद्दे उठाए, तो ये नतीजा नहीं होना चाहिए था। कम से कम कांटे की टक्कर तो नतीजों में नजर आनी चाहिए थी। निशांत मिश्रा जी का मैं रुख करना चाहूंगी, एलजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोगों का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन रहा इस चुनाव में अगर मैं बात करूं तो, लेकिन आपके प्रतिद्वंदी लगातार कह रहे हैं कि अगर वो 10,000 रुपए का लालच आप लोगों ने नहीं दिया होता, और वो भी चुनाव के बीचों बीच, तो नतीजे कुछ और होते। 1 मिनट में आपका रुख करूंगी। इस बीच मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। से हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ है, तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं, और आने वाले समय में हम लोग और भी मंथन करेंगे क्या कारण है। अभी फर्स्ट दृष्टिकोण से तो एक ही चीज़ दिख रहा है कि बिहार के सभी जाति धर्म के माता बहन जो है उन्होंने नीतीश जी पे भरोसा किया, क्योंकि नीतीश जी का अंतिम चुनाव था, और 10,000 रुपये उन्होंने टोकन दे दिया। जीविका दीदी के जरिए लोगों तक मैसेज गया है कि आपको 1,90,000 रुपया हम और देंगे। तो खैर वो इस लेके होगा, क्योंकि पैसा का तो बोलबाला हमेशा इस धरती पर रहा है। पहले हमारे लोग, गरीब लोग वोट को बेच देते थे, रात के अंधेरे में पैसे वाले लोग, दबंग लोग चले जाते थे और रात को पैसा बांट कर और जनादेश को चोरी कर लेते थे, विधायक सांसद और राज्य में मंत्री बना लेते थे, सरकार बना लेते थे। हम लोगों ने लोगों को काफ़ी जागरूक किया है, लोग जागरूक हुए हैं, रात को वोट तो नहीं बेच रहे, लेकिन उसको लोगों ने पैटर्न बदल दिया। दिन के उजाले में और अनलीगल काम लीगल तरीके से, और राज्य के जनता का ही पैसा और जनता के पास में पैसा दी जा रही है, और उसको बताया जा रहा है कि ये चावल मैं अपने घर से दे रहा हूँ, ये 10,000 रुपये अपने जेब से दे रहा हूँ, और उस नाते लोगों ने वोट कर दिया है।
और लोगों का अपनी बेरोजगारी, अपनी हज़ारों समस्या को नहीं देखकर 10,000 और 1,90,000 के वजह से वोट किए हैं। तो खैर, जो भी जनता ने, माता बहन ने निर्णय लिया, उसको मैं सलाम करता हूं। मेरा उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। हम लोग जनता के बीच में पुनः फिर से मजबूती से जाएंगे। कहते हुए मुकेश सैनी ये भी कह रहे हैं कि पहले चोरी वोटों की रात के वक्त हुआ करती थी। रात के अंधेरे में लोगों को कन्विंस कर लिया जाता था पैसे का लालच देके कि आप वोट हमें ही देंगे, लेकिन अब ये सब कुछ दिन में हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। एक बार फिर से इशारा उसी 10,000 रुपए वाली स्कीम को लेकर मुकेश सहनी का भी, हालांकि कह रहे हैं कि ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। फिर से मैं निशांत आपका रुख करना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। यही विडंबना है विपक्ष की कि अपनी गलतियों से ये सीखते नहीं, बल्कि दोषारोपण करने की राजनीति जो इनकी हमेशा से चली आ रही है, उन्हीं को ये लगातार बढ़ा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से बिहार की जनता ने एक तरफा मैंडेट एनडीए को दिया है, इससे स्पष्ट है कि बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार ने जिस तरीके से बिहार की सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है, उसके लिए मैंडेट दिया है। लेकिन विपक्ष की यही सबसे बड़ी भूल है कि वो अपने आप को एनालिसिस नहीं करते, कहाँ चूक हुई है, कहाँ दिक्कत हुई है, कहाँ गलत किया है। इनके वजह वो सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि ये 20 साल से बिहार में सत्ता से दूर है और आगे भी सत्ता से दूर रहेंगे। बिहार, देखिए, एनडीए सरकार को जो बहुमत मिला है, और निश्चित तौर पे आपने हमारे नेता का भी जिक्र किया और हमारे स्ट्राइक रेट की भी बात की। निश्चित तौर पर प्रतिमा जी, हम लोगों ने 29 सीट पर चुनाव लड़ा था और 29 में से एक हमारा वो कैंसिलेशन हो गया था नॉमिनेशन के कारण। 28 सीट पर हम लोगों ने काफी मजबूती से लड़ा था और हमारे नेता ने 180 से ज्यादा सभाएं की थी। और आपने देखा कि जो जनादेश आया है और जो हमारा वोट बैंक था हमारे नेता का, उनका 100% ट्रांसफर हम लोगों ने एनडीए में किया है। और उसका नतीजा है, और एनडीए सरकार के विकास का नतीजा है कि आज 2/3 से ज्यादा हम लोगों को मत मिला है। और आप देखिए कि विपक्ष को विपक्ष रहने के लायक भी नहीं। ठीक है, इस वक्त ललन सिंह कुछ कह रहे हैं, मैं जरा रुक करना चाहूंगी। रिजल्ट ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा था और प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके काम पर जनता ने मोहर लगाया। तो ललन सिंह एक बार फिर से अपनी उसी बात को दोहराते हुए कि नीतीश के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा गया है और जो जनता का मैंडेट है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि उस नेतृत्व को जनता ने एक्सेप्ट किया। विवेश कुमार जी, कुल मिलाकर अब चर्चा उसी इर्द गिर्द घूम रही है। जब बात सेल्फ रिफ्लेक्शन की होनी चाहिए कि चूक कहाँ रह गई, गलती कहाँ रह गई, तो बातें हो रही हैं इसी की कि अब लोगों को जो पैसे का लालच दिया गया बीच चुनाव, वही काम कर गया, मुद्दे काम नहीं किए। मुद्दे ठीक से, दूसरे मुद्दे ठीक से विपक्ष के लोग गढ़ नहीं पाए, या जो जिस पिच पर खेल रहे थे वो कारगर नहीं रहा। और ये जो सत्ताधारी दल की सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती थी, जो पलायन का मामला है, जिसका दूसरे रूप में कहें तो वो प्रवासी बिहारी है, उसको एनडीए ने अवसर के रूप में बना लिया, उसे अपना हथियार बना लिया। जो लोग जिन घरों के लोग बाहर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, उन घर की महिलाओं ने बुला करके अपने बेटों को, अपने पति को प्रेरित किया कि आ जाइए, आप एनडीए को वोट डालिए। और जहाँ जहाँ, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, वहाँ बिहार के भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भेजा गया। एक बार नहीं, एक कार्यकर्ता को 2 बार भेजा गया। वहाँ उनको ठहरने की और उनकी 4-4, 5-5, 10-10 मीटिंग कराई गई। लोगों की सूची बनी कि कितने लोग वहाँ से चुनाव के दौरान आएंगे। तो जो कमजोरी थी उसको अवसर में बदल लिया, उसे एक हथियार के रूप में एनडीए ने बना लिया। लेकिन दूसरी ओर ये लोग जो वोट चोरी का मामला बोलते रहे, उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया। ये पानी में छलांग लगा दिए यंग दिखाने के लिए। पहले राहुल गांधी जी को मैच्योर दिखाने की कोशिश होती थी, अब यंग दिखाने की, लेकिन उससे कुछ वोट नहीं आया। इनकी नज़र में महत्वपूर्ण थे, उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं कमी जरूर रह गई है। इस बीच स्टार पावर की इस पूरे चुनाव में खूब चर्चा हुई। आपने देखा खेसारी लाल यादव जो है वो छपरा विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं और अपनी जो इस वक्त जो चुनावी मैंडेट मिला है उन महागठबंधन को या फिर उनको, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं उसे भी सुन लीजिए। इस बीच आपको बता दें, मोदी सरकार की नीतियों में जनता का विश्वास है, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। बिहार ने बताया कि एसआईआर जरूरी है। बिहार चुनाव परिणाम पर अमित शाह का ये बयान सामने आया है कि नतीजों ने बता दिया है कि एसआईआर जरूरी है और एक बार फिर से मोदी सरकार की नीतियों पर जनता ने विश्वास किया है।
तो बिहार में एक बार फिर से धुरंधर साबित हुई है मोदी नीतीश की जोड़ी। आंकड़ों में ये साफ तौर पर अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। 243 सीटों वाली विधानसभा में जो नतीजे हैं वो आपके सामने। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बिहार ने बताया कि एसआईआर जरूरी है। मोदी सरकार की नीतियों का भी कहीं ना कहीं असर हुआ। घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता का ये जवाब है, ये भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है। और कांग्रेस बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई। विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की इसे जीत बताया है। जंगल राज तुष्टीकरण की राजनीति को मौका नहीं मिला। जनता सिर्फ काम के आधार पर जनादेश देती है, कहना गृह मंत्री अमित शाह का। जनता के विश्वास को समर्पण के साथ पूरा करेंगे, ये साफ तौर पर अमित शाह का बड़ा बयान। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है। तो कुल मिलाकर देखिए गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं उस पर कांग्रेस से अनिल यादव हमारे पास मौजूद है। अनिल, बीजेपी के तमाम नेता हों, अब तो खुद गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि एक तरीके से दो बातें निकलकर सामने आ रही है कि जब भी आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर किसी भी तरीके का निजी हमला किया है उसका भी खामियाजा आप लोगों को चुनाव में भुगतने को मिला है। कभी चौकीदार वाला वर्जन आप लोगों की तरफ से आगे किया गया, फिर वोट चोरी का मुद्दा आप लोगों की तरफ से आगे किया गया, लेकिन नथिंग वर्कड फॉर यू। और अब अमित शाह का कहना कि कांग्रेस आखिरी पायदान पर आ गई है। देखिए, कांग्रेस आखिरी पायदान पर नहीं आई है, लेकिन जो लोकतांत्रिक जो संस्थान है वो जरूर लोकतंत्र में आखिरी पायदान पर खड़े हैं। और पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपने कहा कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि एसआईआर जरूरी है। आप बार बार वो 10,000 की योजना का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जरूरी काम जो किया है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर, वो एसआईआर के माध्यम से अपने हिसाब से कहीं पर वोटर बढ़ा देना और कहीं पर वोट घटा देना। आप ये बताइए कि जब एक वोटर लिस्ट में 200 एक नाम पर 200 वोट होंगे, जब ब्राजील की मॉडल तक का वोट यहाँ मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर आप उसे बेईमानी नहीं मानती है क्या? और मैं पूछना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग का काम है एक पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना। ये कमियां तो दोनों के लिए है ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहती है? वो तो सरकार में उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव आयोग का कॉलर पकड़े कि भाई आपको एक जिम्मेदारी दी है, किस तरह की वोटर लिस्ट है। लेकिन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं, एक दूसरे को सहयोग करके बचे हुए हैं। और देखिए क्या होता है, इंट्रोस्पेक्ट की बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जब आपकी कमी हो आपको देखना चाहिए, उस पर चिंतन मनन करना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, क्या दोनों पक्षों में मुकाबला बराबरी का है। एक तरफ तो पूरा चुनाव आयोग एक पार्टी को जिताने पे लगा हुआ है, दूसरी तरफ कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आप कहते हैं कि भाई आपने बताया क्यों नहीं घुसपैठिया, वो कह रहे हैं कि घुसपैठिया को बचाने का जो प्रयत्न कर रहे थे लोग, उनको जवाब मिल गया। हमने तो जब आखिरी सूची आई तो उसके बाद आप जैसे पत्रकारों ने और हमने बतौर विपक्ष पूछा चुनाव आयोग से, ठीक है, जो आपके आरोप है ना, 40 लाख वोट काटे, इनमें घुसपैठिया ठीक है, जो आरोप आप लगा रहे हैं उस पर मैं जफर इस्लाम साहब का जवाब भी ले लेती हूँ। ठीक है, जफर इस्लाम साहब, आप लोग एसआईआर को जरूरी बता रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि आप लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। अरे भाई, एसआईआर का एक्सरसाइज जो है पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है और ये बराबर होना चाहिए। जनता ने विश्वास जताया, जनता ने इसके बारे में अपना थम्स अप भी दे दिया है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, उनको देखना चाहिए कि एसआईआर के बाद कोई भी आदमी ऐसा नहीं आया है जो कह रहा हो कि मेरा नाम कट गया हो। ये लोग जो है भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी तो आदमी ने, हम तो बीएल के बार बार अपील किया कि बीएलए जो है, बीएलए उसको के पास अप्रोच करे अगर कोई ऐसी कठिनाई आ रही है। ठीक है, सिर्फ 3 लोगों ने जो है अप्रोच किया बीएलए उसको, बाकी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई अर्जी नहीं। तो उससे समझ में आता है कि सिर्फ वोट काटे गए जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से, जो लोगों की मृत्यु हो गई है, जो घुसपैठिया है, कोई ऐसे लोग हैं जिनका वोट जो है नहीं होना चाहिए, तो वोटों की जो उस लिस्ट का शुद्धिकरण किया गया है, वो एक ऐसी लिस्ट जिसमें स्पेकुलेशन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, वैसी लिस्ट बनाई गई है। हर वोटर जो है सही वोटर हो, सही वोटर जब होगा तो इस तरह के नतीजे आते हैं। जिस पार्टी को भी मैंडेट मिलेगा एकदम सही मैंडेट नहीं, आप दोनों की बातों से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि एसआईआर पर रार अभी थमने वाली है, क्योंकि और भी राज्यों में अब एसआईआर की प्रक्रिया चलने वाली है। और जिस तरीके के नतीजे बिहार चुनाव में आए हैं, एक तरफ अमित शाह एसआईआर को क्रेडिट दे रहे हैं, तो जो उनके प्रतिद्वंदी है वो कुल मिलाकर कह रहे हैं कि एसआईआर की वजह से ही कुछ इस तरीके का ब्रोकन मैंडेट आया है जिसे वो सही नहीं मानते। जी, जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ कि आज 14 नवंबर है, आज नेहरू जी की जयंती है। आज 95वीं बार राहुल गांधी जी हारे हैं। मतलब नेहरू जी को आप लोग आज भी याद करेंगे ना? इस्तेमाल करते हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़, चौकीदार चोर, इस तरह की
बेतुकी भाषा इस्तेमाल करते, जनता ने इनको समझाया है कि आप राजनीति में हैं, लेकिन राजनीति करने के लायक नहीं है। आप जिस तरह की भद्दी भाषा का देश के प्रधानमंत्री के बारे में भाषा की जहां तक बात है तो वहां तो जनता ने दे दिया। नहीं, उसमें कोई पाक साफ नहीं है जफर इस्लाम साहब। भाषा की मर्यादा हर दल के नेता ने समय समय पर तोड़ी है, तो उस पर तो बात ही करना बेमानी है। लेकिन इस बीच कुमार सौरभ मेरे साथ जुड़ गए, जनसुराज के प्रवक्ता। कुमार, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हर टेलीविजन या डिजिटल इंटरव्यू में ये कहते रहे पीके कि अगर 25 से ज्यादा सीटें जेडीयू को आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब क्या होगा? जी, सबसे पहले तो जफर भाई को और समस्त एनडीए को एक अप्रत्याशित और अभूतपूर्व बहुमत की बहुत बहुत बधाई। एक तरफा जनादेश बिहार की जनता ने दिया है और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि देखिए, अब मेरे ख्याल से बयानों पर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि आप प्रशांत किशोर जी से भी उनका रिएक्शन लेंगी, लेकिन अब बड़का झूठा पार्टी और मिट्टी में मिल जाएंगे, ऐसे बयान बहुत सारे हैं जिस पर व्हाट अबाउटरी हो सकता है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जनसुराज बिहार के लगभग 70% सीटों पर तीसरे नंबर पर है और एकमात्र सीट थी कांग्रेस की औरंगाबाद, जहां लड़ाई चल रही थी, वो भी अभी साफ हो गया। 2600 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी वहां जीत चुके हैं, मतलब कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है। तेजस्वी यादव आगे पीछे चल रहा है उनका। कुल मिलाकर बिहार ने कम से कम अब इस जंगल राज टर्म को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। आने वाले 5 वर्ष, जैसे 3 साल से जनसुराज बिना किसी विधायक या सांसद के एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में था, अगले 5 वर्ष भी बिहार के वो मूल मुद्दे, चाहे रोजगार हो, पलायन हो, प्रवास हो, बाढ़ हो, ये सारे मुद्दे हमारी प्राथमिकता होंगे और जनसुराज कहीं नहीं जा रहा है। जनता ने जो हमें ये तीसरे स्थान पर बिठाया है, उसकी जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरी मजबूती के साथ बिहार के लिए हमारी आवाज आपको सुनाई देती रहेगी। नहीं कुमार सौरभ, मुझे लगता है कि आप लोगों ने, ठीक है, इसे भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि आप लोगों ने ग्राउंड पर मेहनत नहीं की, लेकिन मेरा ये कहना है कि हर इंटरव्यूज में ये कहना कि अगर जेडीयू को इतनी आ गई तो मैं फिर बिल्कुल अपना पॉलिटिकल कैरियर यहीं समाप्त कर दूंगा, ये भी तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कही हुई बातें हैं ना। तो मुझे लगता है चुनाव में इससे भी बचा जा सकता था। लेकिन इस बीच देखिए, खेसारी लाल यादव, मैं आती हूँ आपके पास, खेसारी लाल यादव जो है वो अभी अपनी छपरा विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। स्टार पावर का बहुत जिक्र हुआ इस बार के विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके से एक दूसरे पर हमले किए गए, पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल यादव, लेकिन फिलहाल अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। खेसारी जी क्या कहेंगे? कहने लग हो जाने दो तो कह देते हैं। अभी कहने क्या उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है? उम्मीद उसके है, बाकी किसी को नहीं। हाँ, एबीपी न्यूज के दर्शकों को क्या कहेंगे? बस दिल से धन्यवाद, थैंक यू सबको। बाकी क्या तो कहने लायक हो जाएंगे तो कुछ कहेंगे, लेकिन चुनाव से पहले बहुत कुछ कह रहे थे। देखिए, वो बहुत अच्छे अभिनेता हैं, गायक हैं, लेकिन अब कहने के लिए सच बात, उसने सही कहा, वो आदमी बहुत नाटकीय नहीं है। कहने लायक बचा ही कुछ नहीं है। तो लेकिन कहने लायक बचा तो असल में ना तेजस्वी के लिए है ना राहुल गांधी के लिए। उन्होंने किस तरीके से कहेंगे, मैं इन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा कि वो अभी भी एक मोर्चे पे कम से कम डटे हुए हैं। आप आखिर इनको ही पूछना, कहीं हमसे कहा भूल भई, ये पूछना चाहिए अपने आप में कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। लेकिन कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य ये रहा है कि पिछले 10, 12, 15, मैं तो 20 साल तक कहूँगा, धीरे धीरे कांग्रेस का ह्रास का श्रेय जो है या तो श्रीमती सोनिया गांधी को, जिन्होंने सरकार 10 साल बनाए रखने के लिए सब रीजनल पार्टीज़ को अपने में समेटे रखा, और उसका नतीजा ये है आज कि कोई भी रीजनल पार्टी जिसने अपनी जगह तलाशी, अपनी जगह बनाई, वो अब इनको ज़मीन वापस करने की नहीं करेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोशिश की समाजवादी पार्टी से ज़मीन वापस लेने के लिए कि भाई हमको सीट ज़्यादा दो, नहीं दिया। बिहार में कोशिश की, नहीं किया। पंजाब उनसे निपट चुका है। बहुत सारे राज्य जितने भी हैं, आधे से ज़्यादा राज्यों में वो सब निपट चुके हैं। वो कोई भी अपनी ज़मीन जो कांग्रेस ने पहले बयाने बट्टे पर दे रखी थी, भैया सरकार हमको केंद्र में रखे रहो तो हम काम करते रहेंगे, अब वो कोई भी उनको ज़मीन वापस करने वाला नहीं है। अब कांग्रेस को बहुत सीरियस होकर के अगले 10-12 साल की राजनीति, विपक्ष की राजनीति में ध्यान देना होगा। कार्यकर्ताओं को बनाना होगा, ज़मीनी कार्यकर्ताओं को बनाना होगा। एकदम से सत्ता पाने का सपना उन्हें छोड़ना होगा तभी। और मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस देश के लिए बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि एक राष्ट्रीय रेलेवेंट होने के लिए आपको उस तरीके से ग्राउंड पर मेहनत करनी होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो तमाम पैनलिस्ट हैं इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है कि उसके बिना आप कुछ भी इमेजिन कर पाएं, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं अलग अलग राज्यों में जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं उनके फेवर में कतई नहीं है। और बिहार के नतीजे तो चौंकाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं कांग्रेस के लिए। इसलिए जरूरी है कि आप रिफ्लेक्ट करें और इस पर मेहनत करें, ना कि ब्लेम गेम खेलें। एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट पोल में भी तब्दील हो चुके हैं, टैली आपके सामने है, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण तस्वीरें आप तक पहुंचाना जरूरी है। चिराग पासवान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अपने लोगों के बीच वो मौजूद हैं। उनकी मां इस तस्वीरों में उनको साथ में नजर आ रही है, विक्ट्री साइन बनाते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए चिराग पासवान को आप देख रहे हैं। बेहतरीन स्ट्राइक रेट इस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का भी रहा। प्रतिद्वंदी लगातार ये कहते रहे कि इस चुनाव में चिराग पासवान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को निपटाने में लगे हैं और नीतीश कुमार चिराग पासवान को, लेकिन नतीजों ने इन तमाम दावों को गलत साबित किया है। और अब आप देखिए, बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद चिराग पासवान के चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। वो अपनी स्ट्राइक रेट का हर बार जिक्र भी करते हैं और 19 सीटों पर फिलहाल एलजेपी रामविलास ये जो पार्टी है वो फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। तो डॉक्टर संजय, ये तस्वीरें भी महत्वपूर्ण है आपके इन सहयोगियों को लेकर, क्योंकि जब मैं ग्राउंड पर गई थी तो कांग्रेस के नेता हों चाहे फिर वो विपक्ष में बैठे हुए और नेता हों, वो ये कह रहे थे कि आपस में निपटाने में लगे हुए हैं, नतीजों में ये दिख भी जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आई थिंक ये जो एकजुटता है ना एनडीए के घटक दलों में, ये बहुत ही मतलब 5 पांडव की बात हुई, मैं मुट्ठी की बात करता हूँ, मतलब अलग अलग तरीके से हम इंटरप्रेट करते रहे। और हम कुल मिलाकर बात यह है कि जो एकजुटता है और जिस तरीके से हमने साथ में मिलके लड़ा है इलेक्शन को, और ये भी करते हुए कि आप अगर एनालिसिस करेंगे तो आप देखें कि जहाँ जहाँ भी प्रचार करने की बात थी ना, तो मतलब बीजेपी के लोग जेडीयू के कंस्टिट्यूंसी में आ रहे हैं, जेडीयू वाले रामविलास मतलब एलजेपी रामविलास में जा रहे हैं। तो ये मिक्स एंड मैच करके जहाँ जैसा लगा कि जिस तरीके के व्यक्ति के जाने से वहाँ प्रभाव बन सकता है तो वो किया गया। तो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था एनडीए का। दिखा भी नतीजों में। विवेश जी, यहाँ पर तो एक तरीके से इसे माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए बहुत कुछ कहा गया इस चुनाव में, तो एक तरीके से पर्सनल जीत भी है उनकी, उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई। ये उनका आखिरी चुनाव है, ये तो बहुत बार दोहराया गया और ये कहा गया कि अब वो उस हालत में नहीं कि बिहार का नेतृत्व वो कर पाए। तमाम विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल कैसे ढाला जाए, यह कोई नीतीश कुमार से सीखे। 6 महीना पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नीतीश कुमार को इस तरह का प्रचंड बहुमत मिलेगा। उन्होंने इस प्रतिकूल परिस्थितियों को अपनी ओर खींच लिया और समझदारी का काम लिया गया। टिकटों के बंटवारे के समय में भी एक नाजुक मौका ऐसा आया था जिस समय जो नीतीश नाराज बताए जा रहे थे, यहाँ तक कहा जा रहा था कि संजय झा से भी नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और अलग मीटिंग किए हैं, और यहाँ तक कि मीटिंग में संजय झा जी को नहीं रखा गया है। नीतीश कुमार ने कई जगह पर ऐसे जगह पर सिंबल दे दिया जहाँ पर लोजपा के कैंडिडेट खड़े किए गए थे, तो वहाँ पर लोजपा ने भी समझदारी से काम लिया। धुरंधर साबित हुए ना इस चुनाव में। बिल्कुल धुरंधर साबित हुए। तो बिहार चुनाव के धुरंधर साबित हो गए हैं नीतीश कुमार, ये तस्वीरों से साफ हो गया है। टैली आपके सामने है। 243 विधानसभा सीटों वाले इस विधानसभा में 202 पर बढ़त बनाए हुए है एनडीए और 35 पर सिमट गई है महागठबंधन और 6 अन्य के खाते में हुए जाते हुए नजर आ रही है।